और हेट स्पीच को लेकर ही लगातार बीते एक दिन से ये चर्चाएं हो रही हैं कि खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है। और अब खबर ये है कि चुनाव आयोग बीजेपी पहुंच गई है। खड़गे को चुनाव प्रचार से रोका जाए, बीजेपी ने कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, बीजेपी ये चाहती है। बीजेपी ने खड़गे के बयान की चुनाव आयोग से शिकायत की है और इसलिए हमने स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग से मांग करी है। ये एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें पहले भी चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। न केवल श्री खड़गे को चुनाव आयोग से निर्देश देकर केवल कैंपेन से न रोका जाए, एफआईआर भी दर्ज की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर पूरी बीजेपी हमलावर है और आज कर्नाटक की रैली से गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे खड़गे पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर दिए विवादास्पद बयान पर हालांकि माफी मांग ली है, लेकिन बीजेपी उन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं की मति मारी गई है। पूरी दुनिया मोदी जी का सम्मान करती है, खड़गे उन्हें विषैला सांप बता रहे हैं। अमित शाह ने न केवल खड़गे बल्कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी पर भी हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस मोदी जी को जितनी गाली देगी उतना ही कमल खिलेगा। अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? कभी ये कांग्रेस पार्टी नारे लगाती है, कांग्रेस तेरी कब्र खुदेगी। सोनिया गांधी जी कहती है मौत का सौदागर। कर्नाटक के सियासी रण में उतरे गृह मंत्री अमित शाह ने आज पीएफआई के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाकर उन्होंने कर्नाटक को सुरक्षित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने धारावाड़ की चुनावी सभा में कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं क्योंकि मैंने पीएफआई पर बैन लगा दिया। मैं नहीं डरता भाई, मैं फिर से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाकर कर्नाटक को सुरक्षित करने का काम किया है। आपको अगर कोई आपत्ति है तो आकर बताइए कर्नाटक की जनता को कि क्यों पीएफआई को चालू रखना चाहिए, जिसने हमारे नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या की, अनेक युवाओं की हत्या की, जो देश तोड़ने में लगे थे। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने पीएफआई को सर पर बिठा के रखा था, लेकिन अब उनकी दाल नहीं गलेगी। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी कर्नाटक में किसी भी हाल में मुस्लिम आरक्षण नहीं होने देगी। कर्नाटक के चुनावी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद देश भर में सियासी तूफान उठ गया। कर्नाटक के चुनावी कुरुक्षेत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए इस बयान पर सियासी उबाल आ गया। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ। ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ ಇಲ್ಲ, ಇದು ವಿಷಯ ಅದಾನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮಲಗೇ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ। हालांकि बयान देने के थोड़ी देर बाद खड़गे की ओर से सफाई भी दी गई। ಅದು ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದು ಡೆತ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ। और देखिए वहीं सोनिया गांधी पर बीजेपी विधायक ने विवादित बयान दे दिया है। बीजेपी विधायक ने सोनिया गांधी को कहा विष कन्या। कर्नाटक के बीजेपी एमएलए बसंत गौड़ा यतन लाल की तरफ से ये विवादित बयान दिया गया है। कर्नाटक में कोप्पल की जनसभा में बोले बसंत गौड़ा यतनाल सोनिया गांधी को चीन और पाकिस्तान की एजेंट बताया है।
बीजेपी विधायक ने और सोनिया गांधी की तुलना वो विष कन्या से कर रहे हैं। ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗರ ಹಾವಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಷ ಕಚ್ತಾರತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೀವೇನು ಯಾರ ಮ್ಯಾಗ ಕುಣಿಲಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಏನು ವಿಷಕನ್ನೇ ನಂಗಾದ್ರೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡೋಣಂತ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಏಜೆಂಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ. और इधर कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। प्रचार के बाद राहुल एक आइसक्रीम पार्लर पर पहुंचे और आइसक्रीम का लुत्फ उठाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। प्रचार के बाद राहुल गांधी का एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। वो कर्नाटक के लोकल फूड का भी लुत्फ उठा रहे हैं। गुरुवार को राहुल गांधी ने मंगलुरु में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद मंगलुरु के मशहूर पब्बा के आइसक्रीम पार्लर पहुंचे, जहां उन्होंने डिनर के साथ आइसक्रीम का आनंद लिया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे हैं। राहुल जब आइसक्रीम पार्लर पहुंचे तो वहां समर्थकों की भीड़ थी। लोग उनके साथ सेल्फी लेना चाहते थे। राहुल ने वहां मौजूद लोगों से मुलाकात की। इससे पहले राहुल गांधी जब 16 अप्रैल को कर्नाटक पहुंचे थे तो उन्होंने नंदिनी स्टोर का दौरा किया था और वहां आइसक्रीम खरीदी थी। इस दौरान राहुल ने ट्विटर पर अपनी तस्वीर शेयर करते हुए नंदिनी को कर्नाटक का गौरव बताया। आपको बता दें कि कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल को लेकर विवाद चल रहा है। गुजरात के अमूल की ओर से इसके अधिग्रहण की आशंका के बीच कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं ने देसी डेयरी ब्रांड को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली में पहलवानों का धरना जारी है। अब से थोड़ी देर पहले पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बड़ी खबर आपको बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि जब तक हमारी मांग पर सुनवाई नहीं होगी तब तक ये धरना जारी रहेगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा ये धरना जारी रहेगा और सवाल उठाया कि अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर से ये बात दोहराई कि धरने को अभी जारी रखा जाएगा, क्योंकि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, बृजभूषण के खिलाफ एक्शन नहीं होगा, तब तक वो यहीं डटे रहेंगे। हालांकि कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी बात कही जा रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। महिला पहलवानों की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने की बात कही। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। बृजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से एसजी ने कहा कि एफआईआर दर्ज की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम आज ही एफआईआर दर्ज करेंगे। पहलवानों की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने एसजी से सवाल किया कि अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। कपिल सिब्बल ने कहा कि मामला महिला पहलवानों से जुड़ा है, इसलिए रिटायर्ड जज की निगरानी में मामले की जांच होनी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है। सीजेआई ने एसजी से कहा कि हम आपका बयान दर्ज कर रहे हैं कि आज एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग शिकायतकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश पुलिस कमिश्नर को दिया। जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पहलवानों ने खुशी जताई। उधर खिलाड़ियों के धरने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है। पिछली बार मैंने खुद खिलाड़ियों से मुलाकात की थी, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। खिलाड़ियों से बातचीत के बाद कमेटी बनाई, कमेटी के सामने सबको बात रखने का मौका दिया गया, ये अनुराग ठाकुर ने कहा। देखिए, पिछली बार भी मैंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिला, भारत सरकार की खेल सचिव मिली, हमारे अधिकारी मिले, मैं भी कई घंटों तक, एक दिन नहीं 2 दिन उनसे मिला। उनसे बातचीत करके कमेटी का गठन किया गया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, ओवरसाइट कमेटी का। उस कमेटी के सामने जितने लोगों को पेश होना था सबको अवसर दिया गया, और अवसर देने का मतलब यह कि जिसको जो भी बात रखनी थी वो रखें। जब ये कमेटी बनी, उस कमेटी में भी महिलाओं को ही ज़्यादा तादाद में रखा गया।
और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और 60 सेकंड में आपको दिखाते हैं माफिया अतीक अहमद के ससुराल से मिली एल्बम और उसमें मौजूद वो तस्वीरें जो आने वाले वक्त में कई बड़े राज फाश कर सकती हैं। माफिया अतीक अहमद भले ही अतीत हो चुका हो, लेकिन अब भी उससे जुड़े राज लगातार बेपर्दा हो रहे हैं। अब अतीक के ससुराल से एक ऐसी फोटो एल्बम बरामद हुई है जिसमें अतीक की सियासी और निजी जिंदगी से जुड़ी कई अनदेखी तस्वीरें हैं। कहीं अतीक चुनाव प्रचार करता दिख रहा है तो कहीं फैमिली के साथ पर्सनल लाइफ का लुत्फ उठा रहा है। अतीक अहमद के साथ ये फोटो है, शाइस्ता है इसमें जहां घूमने गई थी, इसके अलावा उनके बच्चों के साथ है। अतीक के साथ इसमें बहुत सारे ये फोटो हैं जो कि ये लोग कहीं पर घूमने गए हुए थे बाहर। ये बहुत पुराने फोटो हैं, बिना बुर्के के फोटो हैं शाइस्ता के, अतीक और उसके बच्चों के साथ। इसके अलावा ये जो एल्बम है इसमें भी आप देख सकते हैं, ये जो राजनीतिक एल्बम है, ये राजनीतिक एल्बम है। इसमें तमाम जो पॉलिटिकल ये इन्फ्लुएंस है उन चीजों को दिखाया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के फैसलों पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले पर 3 हफ्तों बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस बीच अतीक के शूटर साबिर की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। और इस बीच खबर ये कि उत्तर प्रदेश पुलिस माफिया अतीक की फरार बीवी शाइस्ता की सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसटीएफ की टीम प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक छापेमारी कर रही है। पूरी खबर देखिए। करीब 63 दिनों से फरार माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता की तलाश अब तक जारी है, लेकिन लेडी डॉन की खोज बेहद तेज हो चुकी है। एसटीएफ की टीम दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी कर रही है। सूत्रों के हवाले से हुए खुलासे के मुताबिक शाइस्ता दिल्ली के किसी वकील से संपर्क में थी। ऐसे में पुलिस ने राजधानी के करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ की। हालांकि एक टीम ने लखनऊ में भी डेरा डाला हुआ है, यानी अब तक शाइस्ता कानून की आंखों में धूल झोंक रही है। वहीं माफिया अतीक को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक साबरमती जेल में अतीक से एक महिला ने मुलाकात की थी। उमेश पाल शूटआउट केस से ठीक पहले की ये मीटिंग बताई जा रही है। सूत्रों की माने तो ये महिला पहले भी कई बार अतीक से जेल में मिल चुकी थी। इतना ही नहीं, देवरिया, बरेली, प्रयागराज की जेलों में भी महिला अतीक से मिलने आती थी। अब तक की जानकारी के मुताबिक महिला प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है। माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ और इस बार सुराग शाइस्ता के पिता के घर से मिली एक डायरी बन सकता है। एक लेडी डॉन और बेशुमार अनसुलझे सवाल। आखिर 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता अब तक पुलिस के शिकंजे में नहीं आ सकी। सूत्रों के मुताबिक इस बीच तफ्तीश में जुटी एसटीएफ की टीम उन तमाम पुलिस कर्मियों की फहरिस्त खंगालने में जुटी है जो अतीक और शाइस्ता के करीबी रहे हैं। दरअसल एसटीएफ को शक है कि कहीं शाइस्ता की मदद करीबी पुलिस वाले तो नहीं कर रहे। दरअसल शाइस्ता के पिता यूपी पुलिस के रिटायर्ड पुलिस कर्मी रहे हैं और बता दें, शाइस्ता के पिता के घर से एक डायरी पुलिस को मिली है जिसमें कई नंबर दर्ज हैं। ऐसे में पुलिस उन नंबर्स की जांच में जुटी है और ये पता लगा रही है कि इन नंबर्स में से कोई शाइस्ता की मदद तो नहीं कर रहा। उधर कौशाम्बी में माफिया अतीक के गुर्गों के घर पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मुमताज और शमसाद के घर में रेड की गई है। छापेमारी के दौरान घर से अतीक के दोनों गुर्गे फरार थे। जिया खान सुसाइड केस में सूरज पांचोली बरी हो गए हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। सबूतों के अभाव में सूरज पांचोली को कोर्ट ने बरी कर दिया है। 10 साल बाद सूरज पांचोली कोर्ट से बरी किया गया। जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था सूरज पर। जिया खान सुसाइड केस में एक्टर सूरज पंचोली को बरी कर दिया गया है। मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सूरज पंचोली को बरी किया। सूरज पंचोली पर जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। कोर्ट के फैसले के बाद जिया खान की मां राबिया खान ने कहा कि मैं अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दूंगी। भाई सीबीआई ने कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया उसको इस तरफ देखने के लिए जो मैं एविडेंसेस दे रही थी। उन्होंने कोई उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो जा रहे थे कोर्ट के पास अबैटमेंट टू सुसाइड का केस लेकर, जहां पर उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं थे। तो अब सवाल क्या हो गया? सवाल रह गया कि मेरी बेटी की डेथ कैसे हुई थी। सो हर कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क, राइट? करीब 10 साल पहले 3 जून 2013 को फिल्म एक्ट्रेस जिया खान के जुहू वाले घर में उनकी लाश मिली थी। तब मौके से मिले जिया के 6 पन्ने के सुसाइड लेटर के आधार पर एक्टर सूरज पंचोली अरेस्ट कर लिया गया था। 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक पुलिस हिरासत में रहने के बाद सूरज को बेल मिली थी।
अब 10 साल बाद इस मामले में फैसला आया है। 2024 के महासंग्राम से पहले यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुलिस और आईटीबीपी की टीम फ्लैग मार्च कर रही है। निकाय चुनाव शांतिपूर्ण करवाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कमर कस ली है। आज सुबह कौशाम्बी में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च किया और शांति व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अफसर ने माइक पर ऐलान कर गड़बड़ करने की कोशिश करने वालों को भी चिताया। मतदान केंद्र है, संवेदनशीलता इसलिए भी है कि कुछ लोग यहाँ डरा धमकाकर वोटिंग कराना चाहते हैं और यह किसी भी प्रकार से मान्य नहीं है, अनुमन्य नहीं है। पुलिस द्वारा ऐसी सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। आप ये बिल्कुल अपने मन में स्पष्ट कर लें कि कहीं से किसी भी प्रकार की कोई रियायत आपके साथ नहीं होगी। निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। इसके तहत करारी, मंझनपुर पुलिस की संयुक्त टीमों और आईटीबीपी के जवानों ने गांव बॉसकाटी में पैदल मार्च किया। साथ ही मुनादी करके आपराधिक छवि वाले लोगों को आगाह किया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इस गाँव में 24 सूचीबद्ध हिस्ट्री शीटर है। ताजा जांच में सामने आया है, इनमें से 3 की मौत हो गई थी। इस बीच सोशल मीडिया पर हाथरस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के पति ओम प्रकाश यादव नगद धनराशि गिनकर बांट रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर में वो नोट गिनते तो दिख रहे हैं, पर किसी को देते नहीं दिखे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बंगाल में आतंक राज स्थापित कर रखा है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी आज ममता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। दिनाजपुर में बीजेपी नेता की हत्या और पिछले हफ्ते एक लड़की के रेप और मर्डर के विरोध में बीजेपी ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुला रखा है। सड़क पर सुबह से ही बंद का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आए और गाड़ियों को भी रोक दिया। कुछ जगहों पर बीजेपी ने बंद के समर्थन में जुलूस भी निकाला। बंद के दौरान कई इलाकों में दुकानें बंद रही। उत्तर बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, अलीद्वारपुर, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर और मालदा के जिले में बंद का असर देखने को मिल रहा है। कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झड़प भी हुई। पत्थरबाजी में बसों के शीशे तोड़ दिए गए। ड्राइवर हेलमेट लगाकर बस में बैठा नजर आया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला बोला। बंद के चलते आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर बंगाल के कई इलाकों में आतंक का राज कायम कर रखा है। भारत ने एससीओ समिट के दौरान चीन को 2 टूक संदेश दे दिया है। भारत ने चीन को बता दिया कि सीमा पर शांति से ही रिश्ते सामान्य होंगे। अगर एलएसी पर तनाव बढ़ाने की कोशिश जारी रही तो फिर भारत भी उसी अंदाज में जवाब देगा। एससीओ देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि विवाद निपटाने के लिए पुराने समझौते मान्य होंगे। अब आपको भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की बैठक की एक तस्वीर दिखाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक में चीनी रक्षा मंत्री का हाथ जोड़कर वेलकम किया। मुलाकात के दौरान हैंडशेक नहीं हुआ। चीनी रक्षा मंत्री के साथ बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा, पूर्वी लद्दाख में चीन का रवैया ठीक नहीं है। एलएसी पर मौजूदा एग्रीमेंट का उल्लंघन हो रहा है। बॉर्डर की हालत पर ही रिश्ते निर्भर है। सीमा पर शांति होगी तो रिश्ते अच्छे होंगे। एलएसी से जुड़े सभी विवाद सुलझने चाहिए। द्विपक्षीय एग्रीमेंट के तहत एलएसी विवाद सुलझाएं। समझौतों के उल्लंघन से बेसिक रिश्ते खराब हुए। 2020 में दुनिया ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की कायराना हरकत देखी। पीएलए के सैनिकों ने एलएसी पर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों के बीच पैंगोंग त्सो झील के पास हिंसक झड़प हुई थी। अब तक 18 दौर की सैन्य बातचीत के बाद भी हालात पूरी तरह से सामान्य नहीं हुए हैं।